हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, हमारे इस मंथन सीरीज़ में अब मैं आपको अपने 25 फरवरी शिफ्ट 1 पेपर को कैसे सॉल्व करना था, या एक टॉपर स्टूडेंट ने कैसे सॉल्व किया होगा, या उसको कितना टाइम लगना चाहिए, वो बताऊंगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार। जैसा कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में बताया कि फॉर्मूलाज एकदम परफेक्टली याद होने चाहिए। एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी अच्छे से लर्न कर लो, उसके ऑफ द बीट टॉपिक्स सारे लर्न कर लो, अच्छे से पढ़ लो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट मिनिमम 70 मार्क्स लीस्ट साइड पे। अगर तुम्हें सारे फॉर्मूला लर्न है ना, तो इतने तो लीस्ट साइड पे आएंगे। तो अब मैं तुम्हें वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करते हुए दिखाता जाता हूँ, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 40 मिनट्स, है ना। कोशिश करेंगे कि 40 मिनट्स में हो जाए। बाकी पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कैसा होगा ये। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक 5 वोल्ट का सेल दिया है, मतलब यहाँ पर एक 5 वोल्ट का सेल होगा पक्का, और उसको एक्स वाई के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल एक्स पे है। D1 D2 दो सिलिकॉन डायोड्स है। देखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सिलिकॉन डायोड्स के अक्रॉस पोटेंशियल जो गैप बनता है वो 0.7 वोल्ट का होता है। तो वी विल यूज़ दैट। ये यहाँ पर हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर हो गया 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। तो बचा हुआ 4.3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, और इसके अक्रॉस हमसे पूछा है करंट सप्लाई बाय द बैटरी। तो भाई यहाँ से तो कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। और यहाँ से जो करंट जाएगा वो हो जाएगा V/R 0.43 एम्पियर। तो बैटरी से टोटल करंट गया 0.43 प्लस 0, दैट इज़ 0.43। आसान सवाल था, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। मैं इस पर मार्किंग कर देता हूँ, इट इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चन, है ना। कोई भी फालतू सवाल देखेंगे तो उस पर भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे दिया है एक सॉलिड स्फीयर है, आर है, ये 3R डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है F1 फोर्स से। नाउ स्फेरिकल कैविटी इज़ मेड R/2। बहुत ही सिंपल सी बात है यार, कि अगर पहले ये पूरा था तो ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। तो फोर्स होता है mg, जहाँ पे g उसकी ग्रेविटी होती है। तो जब ये कंप्लीट था तो ग्रेविटी थी यहाँ पर gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज़ 3R²। और अब इसमें से ये रिमूव कर दिया पार्ट, है ना। रिमूव कर दिया तो मतलब जितना इस पार्ट का फोर्स है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इस पार्ट का फोर्स क्या होगा, तो देखो, क्योंकि रेडियस हाफ कर दी तो वॉल्यूम 1/8 हो गया। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है, तो वॉल्यूम 1/8 हो गया तो मास भी 1/8 हो गया। तो ये m/8 मास का पार्ट है। इसकी वजह से ए पे कितना फोर्स लग रहा होगा उसको टोटल फोर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो G2 को मैं लिख सकता हूँ Gm/3R²। मतलब ए पे अगर ये पूरा होता तो इतना ग्रेविटी लगता, इसमें से माइनस कर देते हैं Gm/8 अपॉन यहाँ से सेंटर की दूरी 2R + R/2 5R/2 का स्क्वायर। तो Gm/R² कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया यहाँ पे 1/9 माइनस 4 to 1/50, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी है हमें। तो ये बन जाएगा Gm/R² इंटू 9 इंटू 50, एंड 9 माइनस 50 माइनस 9 इज़ 41। चलो, ये आ गया G2। अब हमें दो फोर्स का रेशियो निकालना है, तो Gm/9R² इंटू मास स्मॉल m इज़ F1, एंड F2 इज़ Gm/41/9R² इंटू 50। सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक m मास यहाँ पर भी होगा। इट इज़ 50:41। मान लो ये किसी को ध्यान नहीं आता है, किसी का मन कर रहा है यार मुझे तुक्का लगाना है। कैसे लगाएगा वो तुक्का, कि भाई बाद में हमने इसमें से एक पार्ट हटा दिया है, तो मतलब कुछ मास कम हो गया, मतलब फोर्स कम हो जाएगा, मतलब
इस रेशियो को 1 से बड़ा होना ही पड़ेगा, पहले वाला फोर्स पक्का ज़्यादा ही रहेगा। तो ये आंसर हो सकता था, मतलब इसको टिक नहीं लगाता मैं, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये कभी नहीं हो सकता था, ये कभी नहीं हो सकता था। मतलब आंसर की प्रोबेबिलिटी 50% है। तुक्का मारोगे तो पक्का इसमें से एक अगर मार दिया तो 50% तो प्रोबेबिलिटी रहेगी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्टूडेंट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस कॉलम डायमीटर ऑफ ट्यूब इज़ दिस। देखो जब कभी डायमीटर ऑफ ट्यूब दिया जाता है इट इज़ फॉर एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मतलब यही होता है कि भाई जो वेव है वो थोड़ा ऊपर से बनेगी। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड हमें दे रखा है V336 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 504 हर्ट्ज़ और ज़ीरो coincides with the top reading of the water level when the first resonance occurs. Okay, देखो फर्स्ट रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर इस तरह से वेव बनी होगी। ये वाली डिस्टेंस एंड करेक्शन होगी और ये वाली डिस्टेंस हमारी रीडिंग होगी। तो L प्लस ई मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 and E end correction is 0.3 times of diameter of pipe, which is 0.3 times of 6, which is 1.8 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन आ गया तो ये क्या बन गया, L प्लस 1.8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू स्पीड। ओके, लैम्डा बाई 4। लैम्डा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इज़ V बाई एफ। तो 336 बाई 504 इंटू 1/4, 4 8 जा 32। अच्छा यहाँ पे इंटू 100 भी कर दें क्योंकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा इससे। ओके, 4 8 जा 32 एंड 4 9 89 हो गया ये। ओके, तो 89 ये कैंसिल होगा कि नहीं, 6 इट इज़ 8900 अपॉन 504। तो L होगा यहाँ पे 8900 अपॉन 504 माइनस 1.8 सेंटीमीटर, इस तरह से आएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, स्टार मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब इसको सॉल्व करने जाएंगे बहुत टाइम खिंच जाएगा। इससे बढ़िया है आगे बढ़ो, एंड में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हो गया CP दे रखा है, CV दे रखा है, हमें DU DQ DW का रेशियो बताना है। देखो किसी भी प्रोसेस का DU N CV डेल्टा T होता है, किसी भी प्रोसेस का DQ N CP डेल्टा T होता है, किसी भी नहीं सॉरी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। और वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है NR डेल्टा T। देखो N डेल्टा T इस रेशियो प्रोपोर्शन में सब जगह कैंसिल। CV इज़ 5/2R, CP is 7/2R and this is R। हो गया 5:7:2। ये लो, बढ़ते जाओ बस फटाफट, कहीं रुकना नहीं है। जेई मेन का पेपर ही ऐसा होता है, एकदम रुको मत और दिमाग में रखो मत कि पीछे कुछ छूट गया है। स्पीच सिग्नल 2 किलोहर्ट्ज़ इज़ यूज टू मॉड्यूलेट कैरियर सिग्नल 1 मेगाहर्ट्ज़। ओके, ये हमारा वेव फ्रिक्वेंसी, ये हमारी कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी। तो बैंडविड्थ 4 हर्ट्ज़ की होगी। तो कैसे करेंगे, देखो FC प्लस माइनस FS ऐसा बोल सकते हैं। तो ये है 1000 प्लस माइनस 2 का किलो हर्ट्ज़। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 998 से 1002 तक की है। तो विड्थ कितनी हो गई, विड्थ हो गई 4 हर्ट्ज़, बिल्कुल किलो हर्ट्ज़ सही है ये पहला स्टेटमेंट। एंड साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इज दिस एंड दिस, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन बहुत ही आसान। नेक्स्ट, अच्छा ये भी NCERT का ही है। देखो अभी तक 2 सवाल एकदम NCERT बेस्ड आए हैं। नेक्स्ट है T = 0 और इन्फिनिटी पे सर्किट का करंट क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है।
t=0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट बन जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये दोनों ब्रांचेस का जो करंट है वो ऐड करेंगे तो हमें I मिल जाएगा। और ये सेल क्या है, पैरेलल है, तो E/6 प्लस E/9, दिस इज़ आवर करंट I1 फर्स्ट केस t=0 पे। तो ये कितना बन गया, 15E/54, मतलब हो गया 5E/18, दिस इज़ I1। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो तुक्का मारने के लिए ये दोनों तो गए। अब दूसरा ऑप्शन, इन्फिनिटी पे स्ट्रेट वायर बन जाता है, कोई भी इंडक्टर बिकम्स अ स्ट्रेट वायर। अगर ये स्ट्रेट वायर बन गया तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हो गए तो मतलब अब हमारे पास ये और ये पैरेलल बन जाएंगे। किस तरह से सर्किट बन जाएगा, देखो ये सेल, यहाँ पर ये 1 ओम, यहाँ पर 5 और ये 4 ओम। अब क्या हो रहा है, हमारे पास ये पॉइंट जोड़ जा रहा है इस पॉइंट से, तो इसमें ये वाला और ये वाला पैरेलल, ये वाला और ये वाला पैरेलल, इस तरह से आ जाएंगे। तो 5 का पैरेलल बन जाएगा 2.5 ओम और 1/4 का पैरेलल बन जाएगा 1 × 4/1 + 4, 4/5। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास करंट बन गया 2.5 प्लस 0.8 और E नेट रेजिस्टेंस और EMF, ये सेकंड करंट, इट बिकम्स 3.3, तो 10E/33 लिख सकते हैं इसको। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। बहुत ही आसान सवाल है। एक बार मैं ये समझाना चाहता हूँ, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कि पैरेलल हुआ कैसे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि दिस इज़ V वोल्ट और ये वाले पॉइंट को 0 वोल्ट, क्योंकि बैटरी के दो एंड्स है। अब इसको अगर मैं X और इसको अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी X। तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V-X, इसके अक्रॉस भी V-X, मतलब दे आर इन पैरेलल, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये X-0, ये भी X-0, दे आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर दिया है हमें दो सैटेलाइट्स हैं, 200 kg 400 kg, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट ऑफ 10 and 10 टाइम पीरियड्स TATB। हमें इनका डिफरेंस बताना है टाइम पीरियड्स का। तो बहुत लंबा कैलकुलेटिव लग रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√R³/GM। दो सैटेलाइट हैं, इनकी R सेंटर से दूरी होगी, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, तो ये तो ऐसा बन गया 2π√ सेंटर से इसकी दूरी 6400 + 600, तो A पॉइंट के लिए निकालूंगा तो इट इज़ 7000 किलोमीटर्स का क्यूब अपॉन G इज़ 6.67 10⁻⁻11 and mass 6 × 10⁻24। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई। चलो TB देखें तो उसमें आ जाएगा 2π√7,000 और दूसरे वाले की हाइट उससे 1000 ज़्यादा है, मतलब 8000 × 10⁻³ होल क्यूब अपॉन 6.67 10⁻⁻11 × 6 × 10⁻24। बच्चों देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत ही भारी काम है, क्योंकि ये तो एकदम ख़तरनाक सा कुछ बन गया है एक्सप्रेशन। तो आई थिंक हमें ये भी लास्ट में ही सॉल्व करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इंजन। ये अच्छा, अरे ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी चल रही हो
उसके फ्रंट एंड और लास्ट एंड का हमें वेलोसिटी दिया हो और मिड पॉइंट का पूछा हो, तो इट इज़ ऑलवेज दिस। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, लेंथ l है, तो हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2al। यहाँ से हमें a मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2l। अब मिड पॉइंट के लिए वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं, तो v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2al/2। यहाँ से a की वैल्यू यहाँ डाल देंगे और v डैश निकाल लेंगे, तो v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एल की वैल्यू ही डाल दो सीधा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ से जब हम यू स्क्वायर इधर ले जाएंगे, अंडर रूट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। एकदम रिजल्ट है ये। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। देखो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से पेपर में सॉल्व करना, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारे पास डेटा दिखता रहेगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखो, इसके चार्ज, यहाँ पे लिखो इसके मास। तो प्रोटॉन का चार्ज E, ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम ही रहता है, मास बदल जाता है सिर्फ, और इसका चार्ज 2E। प्रोटॉन का मास m, इसका 2m और इसका 4m। ये इसके डेटा हो गए। अब इसमें क्या दिया है, दे आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, तो मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv रहता है। तो यहाँ से मैं इन सब के मोमेंटम्स को लिख सकता हूँ, सॉरी स्पीड को लिख सकता हूँ। देखो स्पीड को कैसे लिख सकता हूँ, स्पीड इज़ p बाई m, तो यहाँ पर p बाई m होगा, यहाँ पे p बाई 2m होगा और यहाँ पे p बाई 4m होगा। तो स्पीड इस तरह से आ गई। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन देम, अब देखो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू QVB। मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है, स्पीड अलग है, चार्ज अलग है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो E वेलोसिटी की जगह p बाई m और b की जगह b। यहाँ पर आ जाएगा E वेलोसिटी की जगह p बाई 2m और b की जगह b, QVB है ना। वेलोसिटी ये 2E, p बाई 4m एंड b। तो क्या कह सकते हैं हम, ये 1:2 नहीं 2:1:1 है ना, 2:1:1। मतलब या तो ये हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता, बस हो गया ख़त्म। तो आंसर ही आ गया भाई, क्योंकि स्पीड का एक्सप्रेशन था हमारे पास 4:2:1, और ये हमारे पास देखो ये इसको पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी सब कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 4:2:1, और यहाँ पर ये बन जाएगा 1 नहीं 2:1:1। फोर्स का 2:1:1 एंड स्पीड का 4:2। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा लंबा सोचने जैसा लग रहा था। 1 is labeled as assertion, 2 is labeled as reason। चलो, when rod is freely heated freely, और यहाँ रॉड फ्री है उसको हीट किया तो नो थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन इट। बिल्कुल सही बात है, रॉड फ्री है ना तो उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप ही होगा, हम उसको फ्री छोड़ रखा है, जितना गर्म करेंगे उतना बढ़ जाएगी। किसी को बढ़ने से रोकें तो उसमें स्ट्रेस आता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ऑन हीटिंग लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है ये भी। अब देखो दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस कब आता है ये तो इन्होंने बताया ही नहीं। तो ए एंड बी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, थर्ड ऑप्शन। अच्छा देखो अब अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। हेक्सागन की केस में ये बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है कि अगर ऐसे सबको जोड़े तो रिजल्टेंट क्या होता है। तो हेक्सागन के केस में 6AO होता है, याद करो। तो यहाँ पर क्योंकि ये 8 साइड्स हैं यहाँ पर टोटल, तो इट मस्ट बी 8AO। आंसर तो मुझे तुरंत देखते ही पता चल रहा है कि 8A होगा। अब इसको करेंगे कैसे, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं A से O को जोड़ने वाला एक वेक्टर बनाऊंगा, O से B को जोड़ने वाला वेक्टर बनाऊंगा, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट बन जाएगा AB। तो मैं AB वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ AO प्लस OB।
ठीक है। अब इसी तरह मैं ए सी वेक्टर को कैसे लिखूँगा देखना। मैं ए सी वेक्टर को लिख सकता हूँ, ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ये हो गया ए सी वेक्टर। अब ए डी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए डी वेक्टर को लिख सकता हूँ ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। भाई ऐसे करते करते मैं कुल मिला के 8 बार ये सब लिख दूंगा, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वो बन जाएगा जो पूछा है, क्योंकि 8 साइड्स के बारे में पूछा है, ए बी ए सी ए डी ए ई ऐसे करके 3 4 5 6 7 7 बार पूछा है, सॉरी, है ना। तो मैं ऐसे 7 टाइम्स ये लिख दूंगा। अब यहाँ पर 7 टाइम्स में मेरे पास ये आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, 7 ए ओ वेक्टर आ जाएंगे प्लस। अब प्लस में देखने की बात है, देखो ओ बी वेक्टर जो होगा वो ओ डी प्लस अगले वाले में क्या बनेगा, देखो ए ओ प्लस ओ ई, फिर अगले वाले में ए ओ प्लस ओ एफ, फिर अगले वाले में ए ओ प्लस ओ जी, ए ओ प्लस ओ जी, फिर उसके बाद वाले में ए ओ प्लस ओ एच। इस तरह से मेरे पास 7 वेक्टर्स बनेंगे। अब ध्यान देना, देखो ओ बी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये इससे कट जाएगा ऐड करने पे। ओ सी वेक्टर और ओ जी वेक्टर कट जाएंगे आपस में, ओ डी वेक्टर और ओ एच वेक्टर कट जाएंगे आपस में। अब यहाँ बच गया ओ ई, तो यहाँ एक ओ ई और बच गया। अब ए ओ और ओ ई ये सब मिलके 8 ए ओ बन जाएंगे, क्योंकि ओ ई और ए ओ सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो इट इज़ 8 टाइम्स, तो सीधा सीधा 8 टाइम्स कर देंगे इसको ए आंसर। मतलब ये समझाने में टाइम लग गया, अदरवाइज़ ये तो सीधा देखते ही लर्न करने जैसा था। 2 radioactive substance X and Y, N1 N2 nuclei, half life of X is half the half life of Y. Okay, देखो Tx is half of Ty. After their half lives, their नहीं है ये मिसप्रिंट हो गया, after 3 half lives of Y, number of nuclei of both are equal. मतलब y की 3 हाफ लाइफ के बाद दोनों के नंबर्स इक्वल हो जाते हैं। देखो y की 3 हाफ लाइफ के बाद y कितना बचेगा, n2 1/2 3, 3 हाफ लाइफ हो गई इसलिए ये इतना बच गया। और n1 क्या होगा, देखो ये समझना कि x की हाफ लाइफ तो y की भी आधी है, मतलब जितनी देर में वो आधा हो रहा है उतनी देर में तो ये 2 बार आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब n1 इतनी देर में 6 बार आधा हो गया होगा, क्योंकि भाई x क्या हो रहा है, वो तो 2, उसकी भी आधी हाफ लाइफ है ना, वो तो और जल्दी जल्दी टूट रहा है। तो n1/n2 हमारे पास कितना हुआ, ये बन गया 2⁻3, मतलब 8:1। ये तो बहुत ही आसान था, पूरा NCERT का पेपर है एकदम, समझ रहे हो, ये NCERT का क्वेश्चन है, ये भी एकदम बेकार सा। ओह, यहाँ पर हमें सिर्फ डायमेंशंस चेक करनी है, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन चेक करूँगा, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है और चार्ज की एम्पियर में होती है, और ये सबसे आसान है। सी का 4, सी का 4, सी का 4, सी का 4, देखो 3 ऑप्शन दिए हैं ऐसे, तो इन 3 में से कोई एक आंसर होगा। चलो, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो डी का 1, डी का 1, डी का 1, तो इसको हटा दो अपने ऑप्शन में से। एनर्जी, एनर्जी इज़ m1L2T-2, m1L2T-2 मतलब थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड। हमें तो सिर्फ इन दोनों में से चेक करना है, ये लो आ गया आंसर, बी का थर्ड, एक ही में है ए ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सवाल। एक स्क्रू गॉज है जिसका 1 mm पिच है और 100 डिविजन्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो लीस्ट काउंट होगी वो 1/100 mm होगी, विच मीन्स 0.01 mm, ठीक है सर। अब इसके जॉज को टच किया और हमने देखा कि 0 और 8 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन, मतलब ये हो गया रेफरेंस लाइन आगे निकल गई है, मतलब ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट काउंट कर रहा है।
ज़ीरो होना चाहिए था, 8 काउंट कर रहा है, जबकि ज़ीरो होना चाहिए था। जब जॉस से जॉस को टच करते हैं तो ज़ीरो होता है। तो जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा हम उसमें से 8 वाली डिविजन्स माइनस करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, देखें कि जॉ करा हमने क्लियरली विजिबल वाइल्स 20/72। अच्छा, फर्स्ट लीनियर स्केल हमें क्लियरली दिख रही है और उसके बाद 72 डिविजन्स पे ऐड हो रहा है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, मेन स्केल तो इसकी 1 mm वाली हो जाएगी क्योंकि 1 दिख रही है, और वर्नियर स्केल की रीडिंग इसकी हो जाएगी 72 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, दैट इज़ 0.72। और इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा 0.08, क्योंकि 8 डिवीज़न वो एक्स्ट्रा काउंट करता है। तो ये कितना हो गया, 1.72 माइनस 0.08 विच इज़ 1.64 mm। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एकदम बेसिक, मतलब क्या बोलें इसको, स्कूल लेवल का सवाल है ये तो। द टाइम पीरियड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस इज दिस। अरे ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2 मीटर लॉन्ग पेंडुलम का टाइम पीरियड इज़ 2 पाई, रूट ऑफ L/G होता है। टाइम पीरियड को 2 सेकेंड रखा, यहाँ पे 2 पाई रखा, लेंथ 2 मीटर, G ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर कर दो तो 1 इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू 2 अपॉन G, तो G आ गया 2 पाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सवाल। चलो, यहाँ पे दिया है अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों को एक्सेलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल तो हो जाएगी उसका चार्ज इंटू 200, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी उसका चार्ज इंटू 200। डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, बहुत ही सिंपल है। डी ब्रोगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखूंगा तो इट इज़ H/P, और P मतलब √2mk। तो देखो अल्फ़ा के लिए हो जाएगा H/√2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फ़ा, K ऑफ अल्फ़ा, और प्रोटॉन के लिए हो जाएगा H/√ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, K ऑफ प्रोटॉन। तो दिस विल बी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फ़ा। ओ उल्टा पूछा है हमसे, देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस में बहुत करते हैं जेई वाले। प्रोटॉन बाय अल्फ़ा पूछा है ना, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फ़ा पूछा है। तो मास ऑफ अल्फ़ा K ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन K ऑफ प्रोटॉन, ये ऐसा बनेगा अंडर रूट में। मास ऑफ अल्फ़ा तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मास, ये प्रोटॉन, और K ऑफ अल्फ़ा 2 टाइम्स ऑफ K ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से पता चल रहा है। ये कट गया, ये कट गया, 8 आ गया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, मतलब 1.4 इंटू 2 2.8। ये लो, आसान सवाल एकदम। यहाँ पे है वो असर्शन रीज़न का एक सवाल है, एस्केप वेलोसिटी पे दिया हुआ है A एंड B आर अनइक्वल मास, एस्केप वेलोसिटी आर सेम, ओके। तो हो ही सकता है यार, अनइक्वल मास की एस्केप वेलोसिटी तो सेम हो ही सकती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इस पे, √2 Gm/r। मास अलग अलग हुआ तो रेडियस के प्रोपोर्शन से तो वो इक्वल आ ही जाएगा ना। तो ये ऐसा कंडीशन पॉसिबल है, तो इट इज़ ट्रू, है ना, ये तो ट्रू हो गया। एंड प्रोडक्ट एंड रेडियस में ये रिलेशन होगा, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि M1r2 M2r1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो ये इनकरेक्ट। तो असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, बहुत आसान सवाल है ये वाला। नेक्स्ट है, हमें LCR सर्किट दिया है, कंपोनेंट कनेक्टेड दिए हैं, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बताना है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, देखो यहाँ पे मैं करंट निकाल सकता हूँ। I कितना हो गया, 15/60 1/4 एम्पियर। अब क्योंकि ये सीरीज़ में है तो सभी में 1/4 एम्पियर होगा, तो इसका करंट भी मिल गया मुझे। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ 10/1/4 इज इक्वल्स टू XC, इसका रिएक्टेंस तो 40 हो गया, उसको 1/ωc लिख दो,
और ओमेगा दिया है 100, तो सी हो गया 1/4000। तो कितना बन जाएगा, 250 माइक्रोफेरेड। ये बन जाएगा 250 माइक्रोफेरेड। ऐसा दो ऑप्शन दिए हैं, मतलब 1 और 3 में से एक आंसर होगा। अब इसके लिए देखें तो इसका वोल्टेज पता है, इसका करंट भी हम सीरीज़ में तो सेम ही रहेगा, तो इसके लिए XL बन जाएगा 20/1/4। XL हो गया 80, इसको ओमेगा L लिखेंगे 80, ओमेगा 100 है तो L हो गया 0.8। अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल था, फर्स्ट ऑप्शन। देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी आराम से कर सकते हैं। और कोहेरेंट लाइट 2 टाइम्स इंटरफेरेंस पैटर्न इंटेंसिटी इन द रेशियो, ओके, मतलब I1 और I2 का जो रेशियो है वो 2x दिया है। अब देखो I मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अब अगर ये चीज़ मैं इसमें यूज़ करूँ तो इन स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब हो गया 2 रूट I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2, बस यही बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे डिफरेंस लेने पे, और ऐड करने पे I1 प्लस I2 का ट्वाइस ये बच जाएगा, 2 2 2 कट गया, तो यहाँ बना 2 रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। ठीक है, अब I1/I2 हमें 2x दिया है, तो इस पूरी इक्वेशन को I2 से डिवाइड कर दो तो 2 रूट ऑफ I1/I2 हो जाएगा, और यहाँ पर I1/I2 प्लस 1 बन जाएगा। तो दिस इज़ 2 रूट ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस 1। ये आंसर आ गया, 2 रूट ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस 1। देखो थर्ड ऑप्शन कितना आसान सवाल है। और हम अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पे आ गए। तो यहाँ पर दिया है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस एट दिस एंड दिस, ये 0.2 मीटर डिस्टेंस है। तो सेंटर पे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दे रखा है, रेडियस बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है एकदम, μ0I r² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस r² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर मैं B1/B2 निकालूंगा तो उसमें बाकी सब सेम है, x1 x2 का रेशियो बनेगा ये μ0I r² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x1² प्लस r² की पावर 3/2 अपॉन μ0I r², 2 टाइम्स ऑफ x2² प्लस r² की पावर 3/2। ये कैंसिल कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इट इज़ x2² प्लस r² अपॉन x1² प्लस r² होल टू द पावर 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 8:1। यहाँ पे ये x2 है, ये x1 है, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट करके स्क्वायर कर देंगे, तो x2 का स्क्वायर मतलब मैं अब यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस r² अपॉन 5 का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ बनेगा प्लस r²। अब क्यूब रूट करके स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करें तो 0.04 प्लस r² इज इक्वल्स टू 4r² प्लस 0.01, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन, 3r² इज इक्वल्स टू 0.03, r² इज 0.01 एंड r इज 0.1 मीटर। बहुत सिंपल कैलकुलेटिव सवाल है। ओके बच्चों, तो जल्दी जल्दी अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेवल क्या है ये तो करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट को 2 डिफरेंट पोजीशंस पे रखा है, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर
और दोनों पोजीशन पे सेम साइज़ ऑफ इमेज मिल रही है, मतलब मैग्नीफिकेशन दोनों ही केस में सेम है, तो पक्का है एक रियल इमेज बनी होगी, एक वर्चुअल इमेज बनी होगी, तभी सेम साइज़ की है। तो देखो v/u इज़ -m फॉर रियल एंड v/u इज़ +m फॉर वर्चुअल। अब देखो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि लेंस के पास जितना होगा उतना वर्चुअल इमेज बनेगा, तो 10 इज़ फॉर वर्चुअल, तो v इज़ इक्वल्स टू 10m वर्चुअल के केस में हो गया, और रियल के केस में v इज़ इक्वल्स टू -20m के रियल के केस में हो गया। अब लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज़ 1/f फॉर बोथ द केसेस। ये हो जाएगा 1/-20m। अच्छा, यहाँ पे u भी विद साइन रखना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि u जो है वो हमारा -10 है इस केस में, और यहाँ पे u है -20। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। देखो तो ये +20m और यहाँ हो जाएगा 1/20 इज़ 1/f। और सेकंड केस में अगर मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ सीधा, 1/-10m माइनस 1/-10 इज़ इक्वल्स टू 1/f। तो देखो 1/20 यहाँ से कॉमन आया, तो ये बन गया m + 1/m, और दूसरी इक्वेशन में 1/10 कॉमन आया, तो 1 - 1/m, तो m - 1/m। तो ये भाई हमारे पास दो चीज़ें आ गई, दोनों ही फोकल लेंथ को शो कर रही है, तो इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा m + 1/20m इज़ इक्वल्स टू m - 1/10m। तो ये 2 टाइम्स ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2m - 2 इज़ इक्वल्स टू m + 1 एंड m इज़ इक्वल्स टू 3। मैग्नीफिकेशन 3 आ गया, इसको किसी भी एक इक्वेशन में जल्दी से डाल देते हैं टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। यहीं पर ही डाल दिया, चलो। तो माइनस का 1/30 प्लस का 1/10 इज़ फोकल लेंथ, तो 30 LCM -1 + 3 इज़ 1/f, f इज़ इक्वल्स टू आ गया 15। तो आंसर हो गया इसका 15 सेंटीमीटर। अच्छा लेंदी सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करने जैसा नहीं है, गलती होने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें रेशियो ऑफ फ्लक्स निकालना है दो डिफरेंट एरियाज से। देखो जो एरिया का प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर फील्ड लेनी है, तभी वो फ्लक्स उसके साथ कंटेन करता होगा। तो जैसे YZ प्लेन है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर x की फील्ड होगी, तो phi1 बन जाएगा 3/5 E0 और YZ प्लेन का एरिया 0.2। दूसरा वाला हमारा प्लेन कौन सा है, XZ प्लेन, तो इसमें y की फील्ड लेनी होगी। अब y की फील्ड है ये, तो 4/5 E0 और 0.3, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। रेशियो हमसे पूछा है, तो E0 से E0 कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में 12। दिस इज़ 1/2 एंड हेंस आंसर इज़ 1। बहुत ही आसान सवाल था। ओके नेक्स्ट। अरे यार ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, NCERT बेस्ड है। अगर n नंबर ऑफ ड्रॉप्स मर्ज हो जाए तो फिर नए ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होता है। तो मर्ज वाले केस में न्यू ड्रॉप का पोटेंशियल होता है n⁻2/3 इंटू पुराना पोटेंशियल। इसमें दो चीज़ें लगेगी, एक तो चार्ज कंजर्वेशन कि जो नया चार्ज होगा वो पुराने चार्ज का सम होगा, दूसरा वॉल्यूम कंजर्वेशन 4/3 πr³ पुरानी ड्रॉप का वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू 4/3 πr³ नई ड्रॉप का वॉल्यूम। तो जो नई ड्रॉप का वॉल्यूम रेडियस आएगा वो n⁻1/3। अब नया पोटेंशियल V न्यू को हम क्या लिखेंगे, k NQ अपॉन n⁻1/3 इंटू r, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू n⁻2/3 इंटू KQ/r, जो कि पुराना पोटेंशियल है। तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, याद रखने लायक है। यहाँ पे डाल देते हैं 512 इंटू 2,
तो देखो 512 इज़ क्यूब ऑफ 8, 8 की पावर 3 इंटू 2/3, ये कैंसिल, इंटू 2 किया तो 64 इंटू 2 हो गया, दैट बिकम्स 128। बहुत ही बढ़िया सवाल, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। यहाँ पे हमें u दे रखा है और पूछा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होगी। इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे फोर्स ज़ीरो होता हो, तो हम करेंगे du/dr इज़ फोर्स विच इज़ ज़ीरो। तो ये बन जाएगा माइनस का 10 अल्फ़ा अपॉन r⁻11 प्लस का 5 बीटा अपॉन r⁻6 इज इक्वल्स टू 0। दैट बिकम्स 2 अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल्स टू r⁻5 एंड दिस गिव्स यू 2 अल्फ़ा बाई बीटा की पावर 1/5 इज इक्वल्स टू r। तो हमें पूछा है a इज़ 1। बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट है, हमें एक वर्टिकल सर्कल में मैक्सिमम मिनिमम टेंशन का रेशियो दे रखा है। बहुत ही बढ़िया। देखो वर्टिकल सर्कल में मिनिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है, यहाँ पे इसकी स्पीड v है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होता है और इसकी स्पीड v0 है। तो एक तो इक्वेशन v² माइनस v0² इज इक्वल्स टू 2a इंटू 2l। तो हमारे पास हो गया v0² इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो v² प्लस 4gl एक इक्वेशन तो ये हो गई। चलो दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो ओके, टेंशन की इक्वेशन लिख सकते हैं, t मिनिमम प्लस mg इज इक्वल्स टू mv²/l एंड t मैक्सिमम माइनस mg इज इक्वल्स टू mv0²/l। यहाँ पे v0² की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, v² प्लस 4gl अपॉन l। तो ये बन जाएगा t मैक्सिमम इज इक्वल्स टू mv²/l प्लस 5 mg, और t मिनिमम यहाँ से बन रहा है mv²/l माइनस mg। अब हमें इनका रेशियो 5:1 दिया है, तो mv²/l प्लस 5 mg अपॉन mv²/l माइनस mg इज इक्वल्स टू 5:1। देखो m कट जाएगा, लेंथ इसकी 1 मीटर दी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा v² प्लस g इज इक्वल्स टू 5v² माइनस 5g। तो दिस विल बिकम 4v² इज इक्वल्स टू 6g, है ना। ओके, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं दिख रही है, और यहाँ पे 5g आएगा तो ये 10g बन जाएगा। कैलकुलेशन एरर थी, v² प्लस 5g और 5v² माइनस 5g। तो यहाँ से v² की वैल्यू आ गई 25 और v इज़ 5। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान रखना है, कुछ भी गलती हो जाए तुरंत चारों तरफ नज़र रखते हुए। चलो अब नेक्स्ट है, अच्छा इसमें वर्क डन निकालना है। देखो किसी भी pv की पावर गामा इज़ कांस्टेंट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस का nr डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पर हमें दिया है p इज इक्वल्स टू k टाइम्स v³, तो pv की पावर -3 k, और यहाँ से मैं गामा को -3 रख दूँगा और वर्क डन निकाल लूँगा। तो माइनस का nr डेल्टा टी को 300 माइनस 100 अपॉन गामा इज -3 माइनस 1, सो इट विल बिकम 200/4 इंटू nr विच इज़ 50 nr। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला, एकदम बेसिक क्वेश्चन बोलेंगे इसको, NCERT लेवल का है। देखो कितनी जल्दी जल्दी हम लोगों ने 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। चलो 7वें पे आते हैं। यहाँ पे अरे ये तो पोटेंशियोमीटर का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है
और ईएमएफ का रेशियो, ये एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में ये क्लियरली दे रखा है कि ईएमएफ का रेशियो जो होता है वो बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो, पहली बैलेंसिंग लेंथ क्या है, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि अगर 20 यहाँ है तो 80 यहाँ होगा। तो कुल मिला के L1 हो गया हमारे पास 3 + 0.8 दैट इज़ 3.8 मीटर। अब दूसरी लेंथ L2 देखें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.6। तो ये लो भाई, L2 आ गया 7 + 0.6 7.6 मीटर। अब इसको यहाँ रख देंगे तो E1/E2 is 3.8 by 7.6, इट इज़ 1/2। बहुत ही आसान सवाल, ए पूछा है, 1 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मोनोएटॉमिक गैस है, कंटेनर चल रहा है, तो बताओ इसका चेंज इन टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल है, कंटेनर चल रहा है, चलते चलते रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ½ mv² इज इक्वल्स टू 3/2 nr डेल्टा टी, है ना। वैसे तो जनरलाइज्ड वे में लिखना चाहिए F/2 nr डेल्टा टी, लेकिन क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है तो F की वैल्यू 3 होगी, इसलिए मैंने इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर दिया। अब देखो, गैस का टोटल मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इनटू v² इज इक्वल्स टू 3/2 nr डेल्टा टी। n से n कैंसिल, अब वैल्यूज़ डाल देते हैं। हाफ, मास दिया है 4, v है 30 इंटू 30, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 इंटू r एज इट इज़, डेल्टा टी एज इट इज़। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से एक 10 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1200/r इज़ डेल्टा टी। और इसको हमें x/3r से कंपेयर करना है। r से r कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3600। तो आंसर विल बी 3600। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इंडक्टर एक वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है। देखो, जब भी इंडक्टर एक टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज पे कनेक्टेड हो तो हम ये लिखते हैं LdI/dt इज इक्वल्स टू गिवन वोल्टेज विच इज़ 3t। तो ये बन जाएगा LdI इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 3t dt इंटीग्रल। टाइम की वैल्यू 0 से t, करंट की वैल्यू 0 से I, तो ये बन जाएगा LI इज इक्वल्स टू 3t²/2। तो ये आ गया I की वैल्यू 3t²/12। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, इंडक्टर में होता है ½ Li²। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हाफ L एज इट इज़, I² की जगह आ जाएगा 9/4 t⁴/L²। ये कैल कैंसिल, इट इज़ 9/8। t की जगह क्या रखें, 4 सेकेंड, 4 × 4 4 × 4 डिवाइडेड बाय L2। तो ये 16 टाइम्स कैंसिल, 16 × 9, तो 36 × 2 72 144। आंसर आ गया एनर्जी इज इक्वल्स टू 144 जूल। बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ा सा बस यही है कि स्टार्टिंग में हमें ये ध्यान आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज़ कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा अगर हमारे पास कैपेसिटर है और रेजोनेंट कंडीशन है। तो देखो, हम जानते हैं रेजोनेंट कंडीशन में ओमेगा इज़ 1/√LC। अब ओमेगा कैसे निकलेगा, यहाँ से आएगा। तो ओमेगा के लिए हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा c/λ। c is 3 × 10⁸ and lambda is 960 and now frequency 2πf। तो ये बन जाएगा 2π 3 × 10⁸ upon 960 which is equals to 1/256 माइक्रोफेरेड इंटू L। तो चलो भाई, इसको सॉल्व करें। 6π × 10⁸ upon 960
इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू 10⁻³ रूट एल। तो ये 16 इंटू 6 96 कैंसिल, और 10⁻⁻4 + 4 पाई इंटू 10⁻⁴ बन गया ये, है ना। देखो 10⁻, नीचे एक 1 है और एक ये, तो ये हो गया 1/√L। अब इसको इन्वर्स करके स्क्वायर करेंगे, तो 1/√L का इन्वर्स करा तो √L, और स्क्वायर कर दिया तो L, तो वो बन जाएगा 1/π² इंटू 10⁻⁴, विच इज़ 1/π² इंटू, अच्छा 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 10⁻⁻8 हेनरी। तो इसका आंसर इज़ 0.1 इंटू 10⁻⁻8 हेनरी। ये थोड़ा सा अलग सा आंसर आ गया है 0.1 में, बाकी सब तो इंटीजर टाइप्स आ गए थे। चलो अब जल्दी से हमारा जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम, आज का पेपर थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, टाइम से पहले ही हो जाएगा, ये तो हम लोग श्योर ही हैं। पेपर चाहे जितना भी टफ आ जाए जेईई मेन का, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है। देखो कौन सा था, हाँ ये रहा। तो भाई यहाँ पर हमने L + 1.8 ये किया था। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट 500 मान लेता हूँ, ये कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 584/5 - 1.8 इज इक्वल्स टू L। ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 17 के आसपास हो गया, ये 17 से थोड़ा कम है, तो 17 - 1.8 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास का आंसर आ रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन। देखो इस तरह से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि पहले मैंने 504 को 500 मान लिया, मतलब ये वाला आंसर 17 से कुछ छोटा आएगा, 16 पॉइंट समथिंग होगा, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ 16.8। अब 16.8 में से 1.8 माइनस करेंगे तो दिस इज़ नियरली 15, तो वो 14.8 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और बच गया है हमारा, वो तो बहुत ही भयंकर कैलकुलेशन है। ओके ये क्वेश्चन है, तो इसको देखो, पहले TA को लिखते हैं, TA, तो 2π, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखना 10⁻⁶, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10⁻18 होल डिवाइडेड बाय 2/3 को, सॉरी 6.67 को 2/3 लिख दिया, इंटू 6 कर दिया, और यहाँ आ जाएगा 10⁻13, है ना, यही आएगा, बिल्कुल सही है। अब ये 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2π 7/2 इंटू √7 इंटू 10⁵। चलो ये तो एक पार्ट हो गया। अब TB की बात करें तो इट इज़ 2π √8 इंटू 8 इंटू 8 10⁻18 अपॉन 2/3 इंटू, यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 10⁻13, तो ये 24, तो ये हो गया 2π इंटू 8 इंटू 2 √10⁵। वाह यार, ये तो कुछ अच्छा सा बन गया है। तो दिस विल कैंसिल आउट 10, यहाँ हो जाएगा 7 √7, ये तो बड़ा अजीब सा है। चलो इसमें से 10⁻2 भी बाहर आ जाएगा, अगर इसको 10⁻3 को की फॉर्म में बाहर ले लें तो ये बन जाएगा 7π इंटू 7/10, और ये 10 इससे कैंसिल, अप्रॉक्सीमेट,
ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 8 इंटू 4 और 10⁻³ कॉमन पूरा बाहर, है ना। पाई से मैं यहाँ पर भी कट कर दूँगा, ये आ जाएगा। तो 32 माइनस 7√7। तो देखो √7 कितना होता होगा। तो किसी भी नंबर का रूट निकालने के लिए उसके आसपास के नंबर्स का अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। तो जैसे √93 होता है तो ये 2.5 के आसपास होता होगा। तो 2.5 इंटू 7 इज़ 117.5 हो गया ये अप्रॉक्सीमेट। 2.5 इंटू 7 और 8 इंटू 4 32 हो गया। 32 माइनस 17 इज़ 15 इंटू 10⁻³ ये अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ऐसा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आई थिंक इसको छोड़ देने में ही भलाई, बेकार में नेगेटिव करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटिव है और अप्रॉक्सीमेट हो नहीं रहा है। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और किस तरह से जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके, सिर्फ NCERT फॉलो करके। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से अगर पढ़ोगे तो इस बार के JEE मेन अटेम्प्ट में आप लोग मिनिमम 70% अटेम्प्ट कर पाओगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल to get more this type of videos. Thank you so much.